अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में आया है और किस प्रकार से करना है वह भी आपको मैं बताऊंगा। प्रश्न है, औसत उत्पाद एपी तथा सीमांत उत्पाद एमपी में संबंध, अर्थात औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। शॉर्ट में एपी तथा एमपी में क्या संबंध है। तो इस संबंध को बताने के लिए आपको चित्र बनाना आवश्यक है और चित्र इस प्रकार से बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे परिवर्ती साधन इकाइयां। परिवर्ती साधन क्यों? क्योंकि दो प्रकार के साधन होते हैं। स्थिर साधनों में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उससे उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं होती। परिवर्ती साधनों के कारण ही उत्पादन बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आया परिवर्ती साधन इकाइयां, क्योंकि परिवर्ती साधनों में ही बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरी ओर वाई एक्सिस पर बनाया जाएगा, जो हम चित्र बना रहे हैं उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे एपी और एमपी दोनों बनाएंगे हम, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, इसलिए मैंने एपी ऑब्लिक एमपी लिखा है और यहाँ पर 0। अब इस चित्र में जो इनका आकार है, शेप है, यदि आप जो हमने तालिकाएं की हैं उनको चित्र में बनाएंगे बिंदुओं को मिलाकर के, तो वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। सभी बिंदुओं को मिलाकर के यहाँ हम फ्री हैंड बना रहे हैं। फ्री हैंड का अर्थ है हम यहाँ पर 10, 20, 30 कुछ नहीं लिख रहे हैं, ना इधर लिख रहे हैं और ना ही ये बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो इस प्रकार से बनता है। वह कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री हैंड बना रहे हैं जिससे कि समय की बचत हो। तो यहाँ पर एपी जो होता है वो उल्टे यू आकार का होता है, बिल्कुल यू नहीं, एक सेमी सर्कल की तरह, तो इसे उल्टा यू आकार कहते हैं। और जो हमारा एमपी होता है वो उल्टा साइन राइट का, सही का निशान जो होता है वैसा होता है। जब एमपी बनाते हैं तो ध्यान क्या रखना है, जो इसका पीक पॉइंट होता है, उच्चतम बिंदु होता है, वहां से एमपी जाता है नीचे की ओर। यह एमपी का साइन यूं सीधा नहीं जा सकता, हमेशा इस प्रकार से ही जाएगा। यह ध्यान रखेंगे। चित्र बनाने में सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। यदि चित्र सही नहीं बनेगा तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसीलिए चित्र बनाते समय सावधानी बरतें और पेंसिल से बनाएं, जिससे आप एग्जाम में जब बनाएं गलत होने पर उसे मिटा सकें। तो यहाँ पर चित्र का बनाने का तरीका आपने समझ लिया कि एपी उल्टे यू आकार का है और एमपी भी लगभग उल्टे यू आकार का है, लेकिन एमपी किस प्रकार से एपी को काट रहा है। तो जब हम संबंध लिखते हैं तो संबंध में नंबर 1, प्रारंभ में क्या हो रहा है। प्रारंभ में एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो पहला संबंध यही है, प्रारंभ में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों ही बढ़ते हैं, परंतु औसत उत्पाद की तुलना में सीमांत उत्पाद तेजी से बढ़ता है। यहां पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये स्पीड से एकदम से ऊपर गया है। तो अगेन पहला पॉइंट बता रहा हूं, प्रारंभ में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों ही बढ़ते हैं, परंतु औसत उत्पाद की तुलना में सीमांत उत्पाद तेजी से बढ़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर एमपी का भी पीक पॉइंट है, दिख रहा है। यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से, तो आप देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, इसका नाम रख देते हैं टी। दूसरा पॉइंट कैसे लिखना है, चित्र में बिंदु टी के पश्चात एमपी घटना प्रारंभ कर देता है। बिंदु टी के पश्चात क्या हुआ, एमपी ने घटना प्रारंभ कर दिया, परंतु एपी बढ़ रहा होता है। एपी अभी भी बढ़ रहा है, परंतु एमपी ने घटना प्रारंभ कर दिया है। औसत उत्पाद बढ़ रहा है, सीमांत उत्पाद घटना प्रारंभ हो जाता है बिंदु टी के पश्चात। यह लिखना है दूसरे पॉइंट में। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में ये बिंदु ई आ रहा है। यहाँ पे कौन किसको काट रहा है, एमपी वक्र एपी को काट रहा है। तो लिखेंगे
एमपी वक्र, या हिंदी में भी लिख सकते हैं सीमांत उत्पाद वक्र, औसत उत्पाद वक्र को ऊपर से नीचे की ओर प्रतिच्छेदित करता है, काटता है सिंपल शब्दों में, और वैसे इकोनॉमिक्स का शब्द है प्रतिच्छेदित करता है। एमपी वक्र ऐसे भी लिख सकते हैं, एमपी वक्र एपी वक्र को ऊपर से नीचे की ओर प्रतिच्छेदित करता है, या फिर बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है। अर्थात बिंदु ई पर क्या है, बिंदु ई पर एपी और एमपी दोनों बराबर हैं। इस बिंदु ई पर जहां ये काट रहा है, एपी और एमपी दोनों बराबर हो जाते हैं। यह तीसरा पॉइंट है। 3 संबंध हो गए। चौथा संबंध, बिंदु ई के पश्चात क्या हो रहा है। 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब चौथा पॉइंट, बिंदु ई के पश्चात क्या हो रहा है, एपी भी घट रहा है, एमपी भी घट रहा है। लेकिन देखो, एपी धीरे धीरे करके घट रहा है, लेकिन एमपी स्पीड से सीधा नीचे आ रहा है। तो चित्र में बिंदु ई के पश्चात एपी तथा एमपी दोनों ही घटते हैं, परंतु एपी की तुलना में एमपी तीव्र गति से घटता है। दोनों घट रहे हैं, लेकिन कौन तेजी से घट रहा है, एमपी। तो एपी की तुलना में एमपी तीव्र गति से घटता है। यह 4 संबंध है। यदि एग्जाम में यह प्रश्न 3 नंबर का आता है तो कोई 3 संबंध लिखने हैं। यदि 4 नंबर का आता है तो 4 संबंध, ये चारों संबंध लिखने हैं। चित्र बनाना कंपलसरी है, चित्र बनाए बिना संबंध नहीं लिखने हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चित्र बना करके समझेंगे, इसे एक बार दोबारा पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यह क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वह है, परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या होता है, इसे तालिका या चित्र द्वारा समझाइए। तो परिवर्ती साधन के प्रतिफल, यह भी इसका एक नाम है। परिवर्ती साधन के प्रतिफल या परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या है, इसे चित्र के द्वारा या तालिका द्वारा समझाइए। आपको एग्जाम में या तो चित्र के द्वारा समझाने को आएगा या तालिका द्वारा समझाने को आएगा, इसीलिए मैं आपको दोनों के द्वारा समझाऊंगा और ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार से यह नियम कार्य करता है। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होती है परिवर्ती अनुपातों के नियम की, या रिटर्न टू अ फैक्टर, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर परिवर्ती अनुपातों का नियम होता क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। तालिका में देखेंगे स्थिर साधन है, स्थिर साधन जैसे भूमि, वह स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल भूमि 2 एकड़ है, तो यह 2 एकड़ ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में जो स्थिर साधन होते हैं वे स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थिर साधनों को नहीं बढ़ाया जा सकता, उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल परिवर्ती साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है। परिवर्ती साधन क्या है, श्रम। तो उत्पादन बढ़ाना है तो श्रम को बढ़ा करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और भी तरीके हैं, आप कच्चा माल भी बढ़ा सकते हैं, तो सस्ती मशीनें हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर श्रम लिया है कि श्रम को बढ़ाया तो उत्पादन बढ़ा है। अब यहाँ पे कुल उत्पाद दे रखा है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है इधर, तो गेहूं का उत्पादन देखेंगे आप बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके बाद में सीमांत उत्पाद देखेंगे। सीमांत उत्पाद अभी कल ही मैंने निकालना बताया है किस प्रकार से निकालते हैं, और यह इसकी अवस्थाएं दे रखी हैं, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब मैं इसे समझाता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। तो परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या है कि कुछ साधन स्थिर रखते हुए, कुछ साधन मतलब ये स्थिर साधनों की बात कर रहा है कि कुछ साधन स्थिर रखते हुए जब परिवर्ती साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, परिवर्ती साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कुल उत्पाद पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है,
और बाद में ऋणात्मक हो जाता है। इस नियम को परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए, जो स्थिर रहते हैं स्थिर साधन, कुछ साधनों को स्थिर रहते हुए जब परिवर्ती साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पाद पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है और अंत में गिरने लगता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस नियम को परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। अब इसे हम सबसे पहले तालिका द्वारा समझेंगे कि यह जो नियम मैंने बताया इसमें 3 स्टेजेस बताई है। बढ़ती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है और फिर घटने लगता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हम समझेंगे, यही आपको समझानी है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो तीनों अवस्था ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले भूमि हमारी 2 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2 एकड़ है। भूमि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन श्रम पहले 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। श्रमिक बढ़ रहा है तो कुल उत्पादन बढ़ रहा है। देखेंगे 6 से 10 हो गया, 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो रहा है। सीमांत उत्पाद क्या बता रहा है कि एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है। पहले 4 इकाइयों की वृद्धि हुई, फिर 6 इकाइयों की वृद्धि हुई, फिर 8 इकाइयों की वृद्धि हुई। मतलब पहले 4 इकाई, एक श्रमिक लगा तो 4 खिलौने उसने ज्यादा बना लिए। यहां पर गेहूं है तो 4 क्विंटल गेहूं ज्यादा उसने उगा लिया। जब एक और श्रमिक आया तो उस अकेले का जो पोर्शन था वो 6 क्विंटल था। एक और बढ़ाया तो 8 क्विंटल हो गया। उत्पादन बढ़ रहा है बढ़ती दर से। पहले 4 क्विंटल बढ़ा, फिर 6 क्विंटल बढ़ा और फिर 8 क्विंटल बढ़ा प्रति इकाई श्रम के कारण। तो यह क्या है, बढ़ रहा है। 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर देखो ये बढ़ रहा है। तो यह कहलाता है बढ़ती दर से। इसे साधन के बढ़ते प्रतिफल भी कहते हैं। साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके भी कुछ कारण हैं कि ये क्वेश्चन भी आता है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के कारण। तो बढ़ती प्रतिफल की अवस्था के कारण क्या है कि जो स्थिर साधन है उनका बेहतर प्रयोग होता है। प्रारंभ में स्थिर साधन होते हैं, उनका अच्छा इस्तेमाल होता है, जिसके कारण यह नियम लागू होता है। फिर प्रारंभ में सबका कार्य विभाजित होता है, विशिष्टीकरण होता है, श्रम विभाजन होता है। प्रत्येक श्रमिक को पता होता है कि वह कौन कौन सा कार्य उसे करना है, तो उसके कारण भी उसकी कार्य कुशलता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसके लागू होने के भी कारण होते हैं। लेकिन अब हम दूसरे स्टेज की बात करें तो देखो भूमि में कोई परिवर्तन नहीं है, श्रम अभी भी बढ़ रहा है। श्रम बढ़ रहा है, वही एक एक करके बढ़ रहा है, 4, 5, 6, 7। अब कुल उत्पाद देखेंगे 24, 28, 30, 30। 24 से 28 हुआ बढ़ रहा है, 28 से 30 हुआ बढ़ रहा है, 30 से 30 स्थिर हो गया, बढ़ना बंद हो गया। सीमांत उत्पाद क्या कहता है? 6, 4, 2, 0। इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि उत्पादन आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। यहां पर 24 से 28, 28 से 30 बढ़ रहा है, लेकिन यहां स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि देखेंगे यहां पर बढ़ रहा है 6 से क्या हो गया, 8 से 6 हो गया। 8 से 6 मतलब यहां पे अब घटना शुरू हो गया है। देखो घटना किस वे में शुरू हुआ है? जो प्रति इकाई उत्पादन है, प्रति श्रमिक उत्पादन है, वह घटना प्रारंभ हुआ है। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से। घटती दर कैसे पता चली? पहले गैप देखो बढ़ रहा था, पहले 4, 6, 8 इतनी स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन अब 6, 4, 2, 0। अब उत्पादन जो प्रति श्रमिक है वह घटना प्रारंभ हो गया, इसे घटती दर कहते हैं। और यहां पर आकर तो स्थिर ही हो गया है। तो यह दूसरी अवस्था है, घटती दर से बढ़ना। तीसरा, भूमि सेम है, श्रमिक भी बढ़ गया और उत्पादन अब क्या हुआ, 30 से 28 घट गया। इसका अर्थ है कितना हो गया, -2। क्योंकि कैसे निकालते हैं MP, 28 में से 30 गया -2। तो यह क्या है, यह है साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। तो साधन के ऋणात्मक प्रतिफल है, इसके लिए भी कुछ कारण उत्तरदायी होते हैं कि
हो सकता है कि स्थिर साधनों है उन पर अत्यधिक दबाव आ गया, आपने इतने सारे श्रमिक रख लिए, इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं कि आपको स्थान कम पड़ रहा है, जिसके कारण हौच पौच मची हुई है। श्रमिकों को पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, कोई किसी का कार्य कर रहा है, कोई किसी का कार्य कर रहा है, इसके कारण यह ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पूरा का पूरा आपको 3 वर्गों में विभाजित करके बताया है। 3 इसके स्टेजेस हैं। पहला है बढ़ती दर से बढ़ता है, जिसमें श्रमिक लगने से उत्पादन बढ़ रहा है। यहाँ पे बढ़ता हुआ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ता हुआ ही प्रतीत हो रहा है, बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक घटती दर से बढ़ रहा है। 6 4 2 घटना शुरू हो गया और यहाँ पर ऋणात्मक हो गया। अब इसे हम एक चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। यदि एग्जाम में आता है समझाइए परिवर्ती अनुपातों का नियम, तो आप खुद या तो चित्र द्वारा समझाइए या तालिका द्वारा समझाइए, लेकिन यदि लिखा आता है कि तालिका द्वारा समझाइए तो तालिका द्वारा ही समझाना पड़ेगा, चित्र बनाने पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब चित्र देखेंगे। चित्र में ये 2 चित्र हैं, ये बिल्कुल एक साथ बने हुए हैं, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, परिवर्ती साधन सब कुछ सेम। यहाँ पर किसका चित्र बन रहा है? कुल उत्पाद का, इसलिए कुल उत्पाद लिख दिया। यहाँ पर सीमांत उत्पाद का सीमांत उत्पाद लिख दिया। जो हमारा टीपी होता है, कुल उत्पाद होता है, उसका शेप ऐसा होता है जैसे आधी घंटी होती है, हल्का सा कर्वी होता है टीपी। और हमारा एमपी, कल हमने बनाया था एमपी, जो राइट के आकार का होता है। यहाँ पर इन्होंने फ्री हैंड ही बना रखा, आपको एग्जाम में फ्री हैंड बनाना है क्योंकि आपको टेबल की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर खास बात क्या है, जब ये अपने पीक पॉइंट पर होगा, वहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे तो यह 0 होना चाहिए, यह याद रखेंगे। अगर ये लाइन टेढ़ी चली गई ऐसे या ऐसे तो 0 नंबर। 6 नंबर है, उसमें से चित्र के 2 नंबर अपने आप कट जाएंगे, और थ्योरी आपने ठीक कुछ गड़बड़ की होगी तो और नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले आप बनाएंगे टीपी। जब टीपी बन जाए तो आप वहां से एक सीधी लाइन खींच लो, और उसके बाद में आप बनाओ एमपी। जो इन दोनों का बीच का एरिया है ये वाला, इसके सेंटर में ये टॉप पर होना चाहिए, तो तीनों पोर्शन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसको 3 हिस्सों में कैसे बांटा। पहला हिस्सा तो यही हो गया, दूसरा हिस्सा जो इसका पीक पॉइंट है ये इससे ऊपर ले गए, यहाँ पे टच हो गया के पर, तो यह 3 बराबर हिस्से हो गए। ये कहलाता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर तालिका की सहायता ली गई है, वैसे हमें एग्जाम में फ्री हैंड बनाना है, हमें 1 2 3 डालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उत्पादन है, ये पहली अवस्था है, ये बढ़ती दर से है क्योंकि यहाँ पर एमपी भी बढ़ रहा है। एमपी बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि जो संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग हो रहा है, अच्छा उपयोग हो रहा है, जिससे एमपी भी बढ़ रहा है, सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है और कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है। किस स्पीड से? बढ़ती दर से। ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यदि नहीं लिखा तो 1 नंबर कटता है सीधा। तो लिखेंगे प्रारंभ में टीपी तथा एमपी दोनों ही बढ़ रहे हैं, परंतु टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरी स्टेज में देखो ये टीपी बढ़ रहा है, लेकिन एमपी ने घटना प्रारंभ कर दिया यहां जब तक 0 नहीं पहुंचता। इसका अर्थ है टीपी तो बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, यह घटती दर से बढ़ रहा है क्योंकि एमपी घट रहा है जब तक एमपी 0 ना हो जाए। और तीसरा देखो टीपी घटना प्रारंभ हो गया, टीपी घटना प्रारंभ हो गया और एमपी कहां चला गया? 0 के बाद में ऋणात्मक, माइनस हो गया है। तो यह क्या है हमारा? यह हमारा जो कहलाता है वह कहलाता है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो यह 3 अवस्थाएं हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मिलेगी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसके साथ साथ मैं इसके कारण भी बता देता हूँ। जैसे मैंने बढ़ते प्रतिफल का नियम, जो ये पहला स्टेज है, इसका कारण मैंने बताया था आपको कि स्थिर साधनों का बेहतर प्रयोग होता है, विशिष्टीकरण और स्वयं विभाजन होता है, स्थिर साधनों की अभाज्यता होती है। दूसरी स्टेज में क्या होने लगता है? दूसरी स्टेज में भी उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से। यहाँ पर अनुकूलन क्षमता, इसका अर्थ है
कि स्थिर साधन तो स्थिर है, परिवर्ती साधन बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे उनके बीच में बैलेंस है उसमें कमी आने लगती है। फिर दूसरा कारण क्या होता है कि एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का जब इस्तेमाल होता है तो उसे पूर्ण रूप से पूरी मात्रा में लगाया नहीं जा सकता। जैसे कि आपको उत्पादन बढ़ाना है, आपके पास भूमि तो लिमिटेड है, फैक्ट्री में जो स्पेस है वो तो लिमिटेड है, तो आप जितने मर्जी चाहे नहीं लगा सकते श्रमिक, क्योंकि उन्हें भी स्थान चाहिए, मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से ही घटने लगता है। और ऋणात्मक क्यों हो जाता है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा श्रमिक लग जाते हैं तो प्रबंधन की समस्या आती है, स्थिर साधनों पर अत्यधिक दबाव बनने लगता है कि आप कैसे कार्य कराएंगे। जब आप किसी कार्य को करने के लिए, जिसके लिए 10 लोग काफ़ी हैं, आप 20 लोग लगा देंगे तो वहाँ पर इस समस्या का सामना करना पड़ता है।